कई बड़े एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया बैंक का वॉल्ट, जिसके दरवाजे का वजन 20 टन था और जिसकी दीवारों पर भी लोहा लगा था। बैंक के मैनेजर और एम्प्लॉय को कई सालों से इस बैंक के वॉल्ट पर इतना भरोसा था कि इन्होंने इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी अलार्म नहीं लगाया था, क्योंकि इस बैंक वॉल्ट को अनब्रेकेबल माना जाता था। लेकिन सिर्फ तभी तक जब कुछ शातिर बैंक रॉबर्स ने न सिर्फ बैंक की सिक्योरिटी को चकमा दिया, बल्कि हैरतअंगेज तरीके से इस बैंक वॉल्ट के अंदर 27 घंटे बिताए। रॉबर्ट्स ने जिस तरह से इस चोरी को अंजाम दिया था, सारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ बड़े बड़े एक्सपर्ट भी हैरान रह गए थे। तो फिर क्या थी इस रॉबरी की हैरान करने वाली कहानी, जिस वजह से इसको दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी में से एक माना जाता है? लेट्स स्टार्ट दिस केस। तारीख थी 19 जुलाई 1976। सुबह का टाइम था और फ्रांस शहर के पॉपुलर सोसाइटी जनरल बैंक में ओपन होने के बाद उसमें एक एक करके एम्प्लॉयज उस बैंक में दाखिल होते हैं। ये बैंक उस शहर का सबसे पॉपुलर बैंक था, क्योंकि इस बैंक में बहुत ही मजबूत और सेफ वॉल्ट रखा हुआ था, जिसके अंदर लोगों के पैसे हमेशा सुरक्षित रहते थे। तो बैंक के टाइम टेबल के अनुसार रोज की तरह उस बैंक के एम्प्लॉयज वॉल्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। इस वॉल्ट का दरवाजा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, जिसको बहुत अच्छी तरह से लॉक किया जाता था, लेकिन उस दिन उस वॉल्ट का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। बैंक एम्प्लॉयज ने सही तरीके से वॉल्ट के लॉक को कॉम्प्रोमाइज भी किया, लेकिन फिर भी ये दरवाजा नहीं खुल रहा था। लेकिन यहाँ पर भी वो बैंक के एम्प्लॉय ज्यादा हैरान नहीं हुए, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था कि उस वॉल्ट का दरवाजा बहुत भारी था, जिस वजह से कभी कभी उसका दरवाजा अटक जाता था और कभी कभी उस वॉल्ट के दरवाजे को खोलने में प्रॉब्लम आती थी। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, बैंक के बाहर कस्टमर की भीड़ जमा होने लगी थी, लेकिन अभी तक उस बैंक के वॉल्ट का दरवाजा खुला ही नहीं था, जिस वजह से कस्टमर उस वॉल्ट के अंदर से कीमती चीज ना निकाल सकते थे और ना ही रख सकते थे। 1 घंटे काफी ट्राई करने के बाद भी जब उस वॉल्ट का दरवाजा नहीं खुला, तब उस बैंक के मैनेजर ने वॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कॉल कर दिया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एक टेक्नीशियन को भेजा गया और उसने उस वॉल्ट को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। लेकिन उसको भी अब लगभग पता चल चुका था कि इस वॉल्ट में लगा हुआ जो लॉक है वो बिल्कुल सही काम कर रहा था, लेकिन उस वॉल्ट का दरवाजा शायद अंदर से ही लॉक था। लेकिन उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एम्प्लॉय को काफी हैरानी हुई थी, आखिर इस वॉल्ट का दरवाजा अंदर से लॉक कैसे हो गया, अगर कोई इस वॉल्ट के अंदर गया ही नहीं और ना ही कोई बाहर आया था। अब वो टेक्नीशियन बैंक के मैनेजर को एडवाइस देता है और बैंक अथॉरिटी की तरफ से ये डिसाइड किया जाता है कि वो इस वॉल्ट की साइड पर जो दीवार है उसमें गड्ढा करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वॉल्ट का दरवाजा इतना ट्राई करने के बाद भी क्यों नहीं खुल रहा। और आखिरकार दोपहर के तकरीबन 3 बजे उस दीवार में गड्ढा किया जाता है और बैंक का मैनेजर जब उस दीवार के अंदर से वॉल्ट के अंदर देखता है तो वो पूरी तरह शॉक रह जाता है। वो देखता है कि इस वॉल्ट के अंदर कई सारे डिपॉजिट बॉक्स के अंदर से पैसे और कीमती सामान वहां से गायब थे और इस वॉल्ट के अंदर कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। अब बैंक मैनेजर समझ चुका था कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है और वो तुरंत इस रॉबरी की सूचना पुलिस को देता है। पुलिस को जैसे ही ये बात पता चलती है कि फ्रांस में सबसे बड़ी बैंक रॉबरी हुई है, तो पुलिस टीम के बड़े बड़े ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन टीम को उस बैंक में भेजा जाता है। अब पुलिस की टीम किसी तरह से दीवार को तोड़कर उस वॉल्ट के अंदर दाखिल होती है और उस वॉल्ट की दीवार पर पुलिस को कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब था विदाउट वायलेंस, विदाउट वेपन और विदाउट हेट। इन्वेस्टिगेशन से पता ये चला कि लगभग 250 डिपॉजिट बॉक्स को लूटा जा चुका था, जिसके अंदर सोना, ज्वेलरी और कई कैश पड़ा हुआ था। अब पुलिस का काम ये पता लगाना था कि आखिर चोर वॉल्ट के अंदर दाखिल कैसे हुए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वॉल्ट को खोलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ टाइम के बाद पुलिस की नजर जमीन पर पड़े गड्ढे पर जाती है, जिसके अंदर से उन रॉबर्ट्स ने सुरंग बना रखी थी। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर उस सुरंग में जाता है और आगे चलते चलते उसे पता चलता है कि यह गड्ढा उस शहर की सीवर लाइन से मिलता है। और उसी के बाद पुलिस को उस वॉल्ट के अंदर से कुछ औजार भी मिलते हैं जो रॉबर्ट्स खुदाई करने के लिए लाए थे और चोरी करने के बाद उसी गड्ढे के रास्ते से वापस चले गए। रॉबर्ट्स ने पूरी प्लानिंग के साथ इस चोरी को अंजाम दिया था, क्योंकि सुरंग के अंदर वेंटिलेशन का इंतजाम भी था, जिससे सुरंग के अंदर कुछ हवा आती रहे। कुछ टाइम के बाद ये पता चल जाता है कि चोरी की रकम की कीमत $20 मिलियन थी, जिस वजह से ये सिर्फ फ्रांस की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी साबित हुई। पुलिस की टीम को ऑर्डर दिया जाता है कि वो जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करे और जो इस केस के बारे में पुलिस को बताएगा उसको बैंक की तरफ से भी $2.5 लाख इनाम देने की घोषणा हो जाती है, जिससे ये केस और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया और फ्रांस के न्यूज़पेपर में ये न्यूज हेडलाइन बन चुकी थी। पूरी दुनिया को इस बैंक रॉबरी का पता चल चुका था और अब पुलिस की टीम कई लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट करती है। बैंक के एम्प्लॉय से पूछताछ की जाती है और बैंक के कस्टमर से भी पूछताछ की जाती है, जिनके पैसे वॉल्ट के अंदर थे।
पुलिस को पता चलता है कि उस शहर में पहले भी बैंक रॉबरी हो चुकी थी जिसको सीवर गैंग ने अंजाम दिया था। ये उस टाइम की वो गैंग थी जिसमें लोग बैंक रॉबरी को अंजाम देने के लिए सीवर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। अब क्योंकि इस बैंक रॉबरी में भी सीवर लाइन का इस्तेमाल किया गया था तो स्टार्टिंग में पुलिस को यही लगा कि ये बैंक रॉबरी भी इस सीवर गैंग ने ही की है। उसके बाद पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि उन्हीं लोगों ने इस बैंक रॉबरी को अंजाम दिया है। और कुछ ही दिनों के बाद पुलिस को यह पता चल जाता है कि इतनी बड़ी बैंक रॉबरी शायद उन लोगों ने नहीं की, लेकिन फिर भी पुलिस उस मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए जिसने रॉबरी की थी इसलिए सीवर गैंग पर 24 घंटे नजर रखती है। और कुछ ही दिनों के बाद उस सीवर गैंग के 2 लोग उस शहर में एक और बैंक में जाते हैं सोने के बार्ट्स लेकर और उस बैंक के एम्प्लॉय से इस सोने के बार्ट्स को बेचने की बात करते हैं। यह केस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और सभी बैंक को इस रॉबरी के बारे में पता था। उन सोने के बार्ट्स को देखकर स्टार्टिंग में उस एम्प्लॉइज को शक होता है और वो उस बार्ट्स के सीरियल नंबर को उस सोने के बार्ट्स के सीरियल नंबर से मैच करता है जो चोरी किए गए थे। और जब वो दोनों सीरियल नंबर मैच हो जाते हैं बस फिर क्या था, वो उन लोगों को बिना बताए तुरंत इसकी खबर पुलिस को दे देता है और कुछ ही टाइम के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंच जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जब पुलिस उनसे पूछताछ करना स्टार्ट करती है तो दोनों पहले ही मना कर देते हैं कि उनको इस केस के बारे में नहीं पता, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि ये लोग जानते हैं और उनसे कबूलवाने के लिए पुलिस उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर भी करती है और उनके परिवार वालों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। एक टाइम के बाद उनमें से एक शख्स पुलिस को बताने के लिए तैयार हो जाता है कि आखिर इस बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड कौन था, जिसका नाम था अल्बर्ट। पुलिस उस अल्बर्ट के एड्रेस का पता लगाती है और कुछ ही टाइम के बाद उसके घर पे जाकर उसको अरेस्ट कर लेती है। अब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पूछताछ स्टार्ट की जाती है, लेकिन वो मना कर देता है कि वो पेशे से एक फोटोग्राफर है और बैंक रॉबरी क्या उसने कोई भी छोटा क्राइम भी नहीं किया। पुलिस उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछा स्टार्ट करती है और लोगों ने भी बताया कि अल्बर्ट बहुत ही शरीफ इंसान है और आज तक उसने कोई भी क्राइम नहीं किया, जिस वजह से उसके घर कभी पुलिस नहीं आई। और स्टार्टिंग में पुलिस को भी सबूत नहीं मिलता और पुलिस को भी ये लगने लगता है कि शायद अल्बर्ट ने इतनी बड़ी बैंक रॉबरी को अंजाम नहीं दिया, लेकिन फिर भी पुलिस अल्बर्ट को रिहा नहीं करती और उसे कस्टडी में ही रखती है। लेकिन एक बार पुलिस जब अल्बर्ट को रिहा करने वाली थी तो उससे पहले जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो अल्बर्ट के घर से कई सारी बंदूक और बम मिले थे। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि यही शख्स है जो उस बैंक रॉबरी में शामिल था, लेकिन वहीं पर अल्बर्ट कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था इस केस में। फिर पुलिस ने अपना शातिर दिमाग चलाया और अल्बर्ट से कहा कि अगर वो इस केस की पूरी कहानी पुलिस को नहीं बताएगा तो उसकी बीवी को अरेस्ट कर लिया जाएगा गैर कानूनी तरीके से अपने घर हथियार रखने के लिए, जिसमें उसको कई सालों की सजा हो सकती है। पुलिस को अच्छी तरह से पता था कि वो इस तरीके से अपना जुर्म कबूल कर लेगा और एक टाइम के बाद उसने इस बात को मान लिया कि वही सबसे बड़ी बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड है। और उसके बाद कैसे उसने इस बैंक रॉबरी को अंजाम दिया, जब ये बात पुलिस के साथ साथ उस शहर को पता चली तो सभी लोग शॉक रह गए। उसने पुलिस को बताया कि लगभग 2 साल पहले उसने डिसाइड कर लिया था कि वो शहर की एक पॉपुलर बैंक सोसाइटी जनरल में रॉबरी करने वाला है। अल्बर्ट को अपने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स से पता चल चुका था जो कि खुद उस बैंक में काम करता था कि इस बैंक के वोल्ट में कोई भी सिक्योरिटी अलार्म नहीं था और उसके बाद उसकी बैंक रॉबरी का प्लान तैयार था कि किस तरह से उस बैंक के एम्प्लॉयज को चकमा देकर उसे रॉबरी करनी है। अल्बर्ट पहले उस बैंक में जाता है और वहां पर एक डिपॉजिट बॉक्स को रेंट पे ले लेता है। उस बैंक के रूल के हिसाब से कोई भी कस्टमर जब बैंक में कोई भी डिपॉजिट बॉक्स रेंट पर लेते थे तो अपनी कीमती सामान वॉल्ट के अंदर रखने या वहां से निकालने जाते थे तो उनके साथ कोई भी गार्ड वहां नहीं जाता था। ये बात अल्बर्ट को अच्छी तरह पता थी। जब वो वॉल्ट रूम में गया तो उस वॉल्ट की उसने बहुत सारी फोटोज खींच ली ताकि बाद में उस वॉल्ट और उसके आसपास एरिया की अच्छी तरह वो स्टडी कर पाए। उस वॉल्ट के अंदर बहुत सारे डिपॉजिट बॉक्स थे और जाहिर सी बात थी कि उनको लूटने के लिए उसको काफी वक्त तक उस वॉल्ट के अंदर रहना था। उसके बाद कई दिनों तक अल्बर्ट ये प्लान बनाने की कोशिश करता है कि आखिर किस तरीके से उस वॉल्ट के अंदर दाखिल हो सके, जिसके लिए उसे शहर के सीवर सिस्टम का इस्तेमाल करना था। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो एक सीवर लाइन खोदकर उसी के जरिए उस बैंक के वॉल्ट तक पहुंचेगा। उसके बाद वो सीवर सिस्टम के अंदर जाता है और काफी वक्त तक उसी के अंदर रहता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि इस सिस्टम के अंदर वो कौन सी लाइन है जिस जगह से अगर गड्ढा खोदा जाए तो वो सीधे उस बैंक की बिल्डिंग तक पहुंचेगी। लेकिन जाहिर सी बात थी कि उसके लिए काम बहुत ही मुश्किल था, जिसमें बहुत मेहनत निकले वाली थी और इसी के साथ वहां पर अल्बर्ट को बहुत स्मेल आ रही थी और ज्यादा टाइम तक उस सीवर सिस्टम के अंदर रहना अल्बर्ट के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्बर्ट ने फिर भी हार नहीं मानी और उसके बाद एक ठेकेदार बन के सिटी हॉल पहुंच गया। वहां उसने बड़ी चालाकी से सीवर सिस्टम का मैप हासिल कर लिया और उस मैप के जरिए सीवर सिस्टम के सभी रास्तों के बारे में पता चल गया, जिससे उसकी बहुत हेल्प हुई और उसको ये पता चला था कि आखिर सीवर सिस्टम में कौन सी लाइन है जो सीधा उस बैंक की बिल्डिंग में जाती है। और अब वो ये डिसाइड कर लेता है कि उसको किस जगह पर गड्ढा खोदना है। लेकिन उसको अच्छी तरह से पता था कि सीवर लाइन जो
काफी हाई ट्रैफिक रोड के नीचे बनी हुई है जहां पर कई लोग थे, जिस वजह से जब वहां पर काम चालू किया जाएगा तो उसकी आवाज ऊपर लोगों को सुनाई आएगी, जिससे उसका प्लान चौपट हो सकता है। और जल्दी गड्ढा खोदने के लिए उसे कुछ लोग भी चाहिए थे और कुछ औजार भी, जिससे वो सीवर सिस्टम में काम स्टार्ट कर सके। उसके बाद अल्बर्ट कई क्रिमिनल गैंग से मिलता है और वहां उनको अपनी इस बैंक रॉबरी का आइडिया सुनाता है। और उनमें से एक सीवर गैंग के लोगों को अल्बर्ट का ये बैंक रॉबरी का आइडिया पसंद आता है और वो इस बैंक रॉबरी में शामिल हो जाते हैं, जिसके बदले में रॉबरी के बाद वो इस रकम का बहुत बड़ा हिस्सा लेने वाले थे। अब अल्बर्ट के पास उस गैंग के लोग भी थे और गड्ढा खोदने के लिए औजार भी थे, जिससे वो काम स्टार्ट कर सकता था। अब अल्बर्ट ने पूरी सावधानी के साथ इस बैंक रॉबरी की प्लानिंग का काम स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि उसने कुछ लोगों को उस सीवर सिस्टम के बाहर भी खड़ा कर दिया था कि अगर कोई भी सीवर सिस्टम के अंदर जाने की कोशिश करे तो वो लोग पहले ही सीवर सिस्टम के अंदर अल्बर्ट को खबर कर दे। जब गड्ढा खोदने का काम स्टार्ट किया जाता है तो गड्ढा खोदते वक्त ज्यादा आवाज ना हो, इसी वजह से गड्ढा खोदने के लिए हथौड़ा और छेनी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उन औजारों से मेहनत ज्यादा लग रही थी और सीवर गैंग के लोग बहुत जल्दी थक रहे थे। एक बार तो एक शख्स काम करते करते बेहोशी हो गया, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और ना ही वेंटिलेशन था। अब सबसे पहले तो अल्बर्ट एक डॉक्टर को इस रॉबरी का प्लान बताकर उसको इस रॉबरी में शामिल कर लेता है, ताकि अगर कोई काम करते वक्त किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए तो वो तुरंत उसका इलाज स्टार्ट कर सके वहीं पर। और उसके बाद अल्बर्ट उस सुरंग में एक वेंटिलेशन ट्यूब का भी इंतजाम कर देता है। अब लगभग 9 हफ्ते तक काफी मेहनत के बाद आखिरकार अल्बर्ट और उसकी गैंग के लोग उस बैंक की वॉल्ट की दीवार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब आगे उनके लिए एक और मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि वो वॉल्ट की दीवार काफी ज्यादा मोटी थी, जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल था। उसे पता था कि दीवार तोड़ने के लिए उसे ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल अगर किया जाए, उसको डर था कि कहीं उसमें काफी आवाज होगी, जिससे बैंक के एम्प्लॉयज को उसके प्लान का पता चल जाएगा। और इसी वजह से उस दीवार को तोड़ने से पहले अल्बर्ट ऊपर बैंक के फ्लोर में जाता है, ये चेक करने के लिए कि ऊपर से उस ड्रिलिंग मशीन की आवाज आ रही है या नहीं। और उसे वहां से जाने के बाद कोई भी आवाज नहीं आती, जिससे वो बहुत खुश होता है। और अब उसके अगले ही दिन दीवार को तोड़ने का काम शुरू किया जाता है। और जिस दिन संडे वाले दिन बैंक बंद था, उसी संडे वाली रात लगभग 2 बजे वो वॉल्ट की दीवार को तोड़ देते हैं और वॉल्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद उस वॉल्ट के दरवाजे को अंदर से स्टील फ्रेम से वेल्डिंग भी किया जाता है, ताकि कोई भी उस वॉल्ट के दरवाजे से अंदर दाखिल ना हो सके और उनको उस वॉल्ट से भागने में और ज्यादा टाइम मिल सके। अब वो उसके बाद वॉल्ट के अंदर जो रखे इतने सारे डिपॉजिट बॉक्स थे, उनको तोड़ने का काम शुरू करते हैं, जिसके अंदर उनको कई कैश, सोना और ज्वेलरी मिलते हैं, जिसे देखकर उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। जिस रॉबरी के लिए उन्होंने इतने दिनों तक मेहनत की थी, उस दिन उनकी ये रॉबरी सक्सेस हो चुकी थी। उसके बाद वो वॉल्ट के अंदर उस रॉबरी की सक्सेस का जश्न मनाते हैं और उस वॉल्ट के अंदर खाना भी खाते हैं। खाना खाने के बाद भी उन्होंने उस वॉल्ट के अंदर कई सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को तोड़ा और वो लगभग 250 डिपॉजिट बॉक्स के अंदर सारे कैश को बटोर कर वो अगले दिन मंडे सुबह 5 बजे उस वॉल्ट से फरार हो जाते हैं। लेकिन अल्बर्ट ने वहां से भागने से पहले एक काम किया। उसने वहां पर रखा एक स्प्रे पेंट को उठाया और दीवार पर स्प्रे पेंट से एक कोड लिख दिया, नो वायलेंस, नो वेपन्स, नो हेट। अब अल्बर्ट ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया था और अब उसको हर हफ्ते अपने लॉयर के साथ जज के ऑफिस जाना पड़ता था। और उसने जज के ऑफिस जाकर जज को इस बैंक रॉबरी की पूरी कहानी बताई और उसने अपने पास रखा सीवर सिस्टम का मैप भी जज के सामने रखा और उनको ये बताया कि आखिर उसने और उसकी गैंग के लोगों ने कैसे इस सीवर सिस्टम ने किस जगह गड्ढा खोदा और उसे बैंक के वॉल्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। लेकिन उस जज को उस मैप के जरिए उस रॉबरी को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और अल्बर्ट उसको उस सीवर सिस्टम की मैप की डिटेल बता रहा था। और एक टाइम के बाद जब अल्बर्ट को लगता है कि जज का सारा ध्यान उस मैप पर है, तभी वो जज के रूम में जो खिड़की थी उस खिड़की की तरफ बढ़ता है और सीधा उस खिड़की से नीचे कूद जाता है। अब क्योंकि वो जो फ्लोर था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, इसलिए अल्बर्ट को कूदने के बाद ज्यादा चोट नहीं आई। अब जब वो वहां से कूद जाता है, पहले से ही अल्बर्ट का एक साथी नीचे मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार कर रहा था। अल्बर्ट उस मोटरसाइकिल पर बैठता है और वहां से फरार हो जाता है। यानी कि अल्बर्ट ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि वो अपनी जिंदगी जेल में नहीं बिताने वाला और उसने भागने की प्लानिंग कुछ ही दिनों पहले स्टार्ट कर दी थी। और उसके फरार होने के बाद आज तक अल्बर्ट का कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहां पर है और पुलिस और कई एक्सपर्ट लोग भी अल्बर्ट के ठिकाने का पता नहीं लगा पाए। हालांकि इस केस में अल्बर्ट ने फरार होने के बाद भी मीडिया के जरिए पुलिस को कई मैसेजेस भेजे थे और ईयर 1989 में अल्बर्ट, जो अपने टाइम का सबसे शातिर क्रिमिनल था, उसकी लंग कैंसर होने की वजह से मौत हो गई। ये फ्रांस की बैंक रॉबरी दुनिया की आज भी सबसे बड़ी बैंक रॉबरी में से एक मानी जाती है, जिसकी खबर न्यूज चैनल पर बहुत दिनों तक चली और फिर ना ही पुलिस उस तक कभी पहुंच पाई और ना ही उसने एक दिन भी जेल में गुजारा। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी वीडियो में जरूर बताना और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।